हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ घटना चक्र यूपीजी के, जिसमें हमने अभी तक देख लिया था एग्रीकल्चर के बारे में। और अभी हम देखेंगे इरिगेशन इरिगेशन इन यूपी। उसके बाद में आएगा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज। ओके ओके, ये आई थिंक बड़ा टॉपिक है। नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टार्ट हो गई। ओके, इंडस्ट्री ही बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। ओके, इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन इन यूपी। ठीक है। The success of agriculture depends on the availability of water for different crops. Therefore, water storage and its judicious use are matters of national importance. एग्रीकल्चर की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो वाटर स्टोरेज और उसका सही यूज ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। मतलब we should use water properly. The first irrigation office was opened at Saharanpur in 1823. जो पहला irrigation office है वो सहारनपुर में खुला था 1823 में। First irrigation office was opened in Saharanpur in 1823. After restoration in 1830, the eastern Yamuna canal was started. After restoration in 1830, eastern Yamuna canal start हुई। The upper Ganga Canal was completed in 1854. The Agra Canal and the lower Ganga Canal were completed in 1878. In 1885, Betwa Canal was constructed to provide irrigation facilities to district of Jhansi, Jalai, and Hamirpur. In early 20th century, after independence, irrigation facilities in state expanded rapidly. तो यहाँ पे अलग अलग कैनाल्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन सी कैनाल कब स्टार्ट हुई। फर्स्ट इरिगेशन ऑफिस कहाँ पे सेटअप किया गया? Was opened in Saharanpur in 1823. Okay. According to land use statistics at a glance 2023-24, in 23-24, the net irrigated area as percentage of net sown area in UP is 83.44. तो परसेंटेज की बात की जाए नेट सोन एरिया की, द नेट इरिगेटेड एरिया एज परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब नेट इरिगेटेड एरिया जितने भी एरिया में बोया जाता है उसका नेट इरिगेटेड एरिया, मतलब नेट इरिगेटेड एरिया का परसेंटेज कितने में सिंचाई होती है। फॉर द ईयर 2022-23 दिस फिगर इज एस्टिमेटेड एट 87%। तो ये उससे पहले 87% था और उसके बाद वाले ईयर में 83.44। 2023-24 में क्रॉप इंटेंसिटी कितनी थी? 182%। ये हमने देखा पहले। और उससे पिछले साल 2022-23 में 175.2%। इरिगेशन इंटेंसिटी इन यूपी इज इरिगेशन ओके 2023-22 की बात की जाए तो इरिगेशन इंटेंसिटी 163.4% थी। एज पर लेटेस्ट डेटा द नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ यूपी इज 136.56 लाख हेक्टेयर, वेयर एज इन 2022-23 इट वाज 140। कम हो गया। देखिए जो नेट इरिगेटेड एरिया था उसका नंबर ही कम हो गया। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल data, the gross irrigated area of UP is 246 lakh hectares और 22-23 में क्या था? 229 था। ये ज्यादा था ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, लेकिन नेट इरिगेटेड एरिया कम हो गया आपकी। As per the latest data, the total irrigation potential created in UP is 385। कितना पोटेंशियल है?
वो है 385 लाख हेक्टेयर्स का। वाइल इरिगेटेड पोटेंशियल यूटिलाइज इन द स्टेट इज, यूज कितना किया गया है 316 लाख हेक्टेयर्स, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 15 अगर इसमें से कम कर दें तो 70 लाख हेक्टेयर्स, इतने को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। In 21-22, the total area affected by flood and rainfall in UP is 79,706 hectares. इतना मतलब 79,000 हेक्टेयर्स जो है वो एरिया फ्लड से अफेक्ट हुआ। इन इंडिया द इरिगेटेड एरिया थ्रू ट्यूब वेल्स इज हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इरिगेशन किससे होता है, ट्यूब वेल से ज्यादा होता है यूपी में इरिगेशन। In 2022-23, 15.7% area of UP is irrigated by canals. 2022-23 की बात की जाए तो 15.7% कैनाल से इरिगेट किया गया, 17.1 ट्यूब वेल से और 9% वेल से, 0.6 पॉन्ड लेक टैंक से और 0.6 अदर रिसोर्सेज से भी। इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेरठ, मैनपुरी, ईटा, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, आजमगढ़, गोंडा, हरदोई, सीतापुर, द मैक्सिमम इरिगेशन इज डन थ्रू ट्यूबवेल्स। जब परसेंटेज ट्यूबवेल्स का ज्यादा है तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी ट्यूबवेल से इरिगेशन सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन यूपी। In UP, maximum irrigation through wells is done in the middle region of Ganga Valley. तो सबसे ज्यादा इरिगेशन जहां वेल्स से होता है वो कौन सा रीजन है, मिडिल रीजन ऑफ गंगा वैली। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं इसमें, गोंडा। अब देखिए गोंडा कहाँ लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था, जहाँ पे ट्यूबवेल से, वेल्स की बात करें, ट्यूबवेल से होता, गोंडा में मतलब ट्यूबवेल से भी इरिगेशन होता है और वेल से भी होता है। गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ, तो यहाँ पे इरिगेशन जो है ज्यादातर वेल्स से होता है। According to Statistical Diary of UP, the total length of operational irrigation in UP in 2023-24 is 75,091 किलोमीटर। मोस्ट कैनल्स आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ज्यादातर कैनल्स कहाँ मिलती हैं, वेस्टर्न पार्ट में, यूपी के वेस्टर्न पार्ट में इधर मिलती हैं ज्यादातर कैनल्स। ईस्टर्न यमुना कैनाल, अब अलग अलग कैनाल्स की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न यमुना कैनाल, ओके, ईस्टर्न यमुना कैनाल इज drawn from left bank of यमुना रिवर इन ताजेवाला, यमुना नगर, हरियाणा। तो ये कहाँ से इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से बनाई गई है, लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर एट ताजेवाला, जो कि कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इट इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द स्टेट, ये सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है स्टेट की। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इसको कब बनाया गया था, मुगल्स के टाइम पे बनाया गया था। ईस्टर्न यमुना कैनाल, oldest canal, constructed during the Mughal period. During Shah Jahan's reign, Ali Mardan Khan prepared its blueprint and it was probably constructed during Muhammad Shah. मतलब शाहजहां के टाइम पे अली मर्दन खान ने इसका ब्लूप्रिंट बनाया था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट किसके टाइम पे किया गया, मोहम्मद शाह के टाइम पे। प्रोबेबली मतलब जहां तक इसको इन्हीं के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया। इट वॉज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, रिस्टोर कब की गई, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। एंड आफ्टर रिस्टोरेशन इट वॉज स्टार्टेड अगेन इन 1830, शुरू कब हुई, 1830 में, अभी हमने ऊपर देखा ना। आफ्टर रिस्टोरेशन यमुना कैनाल वॉज स्टार्टेड, द अपर गंगा कैनाल 1823, कहीं तो लिखा था ना, ये लिखा 1830। The length of eastern Yamuna main canal is 197 किलोमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है, 197 किलोमीटर है। Through the eastern Yamuna canal system, irrigation is provided in the district, कहाँ कहाँ irrigation होता है इस कैनाल की हेल्प से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये यूपी की सिर्फ बात की जा रही है। फॉर कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई फ्रॉम दिस कैनल सिस्टम, द हथनी कुंड बैरेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर ताजेवाला बैरेज, यमुनानगर, हरियाणा। तो इसके कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए क्या बनाया गया, हथनी कुंड बैरेज, ये बनाया गया है कहाँ पे, ताजेवाला बैरेज के पास में, यमुनानगर, हरियाणा। ठीक,
आगे देखते हैं आगरा कैनाल। आगरा कैनाल ओरिजिनेट्स एट ओखला फ्रॉम राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के राइट बैंक से ये कैनाल ओरिजिनेट होती है एट ओखला। ईस्टर्न यमुना कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर। और आगरा कैनाल शुरू हो रही है राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। आगरा कैनाल इज ड्रॉन फ्रॉम यमुना रिवर। Agra Canal is drawn from Yamuna River. Its construction was completed and it was started in 1878 AD. Some references mentions 1874. तो आगरा कैनाल जो है यमुना रिवर से निकाली गई है और इसका कंस्ट्रक्शन इट वाज स्टार्टेड, इसको स्टार्ट किया गया था 1878 में और कुछ कुछ जगह पे मेंशन है कि 1874 में से स्टार्ट किया गया था। द टोटल लेंथ ऑफ द आगरा कैनाल, टोटल लेंथ कितनी है? 1874 किलोमीटर। मतलब देख रहे हैं जो ईस्टर्न यमुना कैनाल थी उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये 197 है खाली। ओके 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 ओके, यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न यमुना कैनाल की मेन जो कैनाल है, मेन कैनाल जो है वो 197 किलोमीटर की है, अदरवाइज वो भी बड़ी ही है। तो आगरा कैनाल सिस्टम कितना लंबा, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 1874 और इसकी मेन कैनाल की लेंथ है 167, तो ये छोटी है मेन कैनाल इसकी। द आगरा कैनाल प्रोवाइड्स irrigation facilities in Agra, Mathura, Firozabad, UP, in UP and in Faridabad, Haryana and Dholpur and Bharatpur in Rajasthan। तो ये कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? अब आगरा कैनाल है तो आगरा के आसपास तो करेगी ना, तो आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद यूपी में, और हरियाणा की बात की जाए तो फरीदाबाद और ढोलपुर और भरतपुर राजस्थान में। ठीक है। अपर गंगा कैनाल, द ओरिजिन ऑफ अपर गंगा कैनाल इज हरिद्वार। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है गंगा कैनाल का, अपर गंगा कैनाल का? हरिद्वार में। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 6496 और मेन कैनाल की लेंथ है 298। थ्रू द अपर गंगा कैनाल सिस्टम इरिगेशन इज डन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ईटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद एक्सेट्रा इन यूपी। अपर गंगा कैनाल सिस्टम, तो जो आपके हरिद्वार साइड मतलब उत्तराखंड के साइड जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे स्पेशली उनमें तो ये इरिगेशन में हेल्प करेगी उन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आई थिंक सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद थोड़ा सा इस साइड में आ जाता है, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ईटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद। ठीक है, आप इसको मैप पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। द पायनियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज कर्नल सर पीटी कॉटले। तो इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का क्रेडिट किसे मिलता है? कर्नल सर पीटी कॉटले को। फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर रिलीज इनटू दिस कैनाल ऑन 8 अप्रैल 1854। ठीक है, तो डेट्स आ रही हैं, लिखते जाते हैं। ईस्टर्न यमुना कैनाल, कलर चेंज करते हैं, ईस्टर्न यमुना कैनाल। ये कब शुरू हुई? 1830 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, फिर आगरा कैनाल 1878। 1878 भी हो सकता है और 74 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ये भी दिया हुआ है। अपर गंगा कैनाल 1854। मतलब क्रोनोलॉजी में आया अगर तो सबसे पहले ईस्टर्न गंगा यमुना कैनाल लिखना है, फिर अपर गंगा, ईस्टर्न यमुना कैनाल, अपर गंगा कैनाल और थर्ड पे आ जाएगा आगरा कैनाल। अभी जो हमने तीन देखी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर गंगा कैनाल पे। द ओरिजिन ऑफ लोअर गंगा कैनाल इज नरोरा, बुलंदशहर जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां से शुरू होती है नरोरा से। द टोटल लेंथ कितनी? 8278। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट हुई 1878 में। 1878 में और कौन सी स्टार्ट हुई थी? आगरा कैनाल। तो इसी समय शुरू हुई लोअर गंगा कैनाल।
और ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी जगह पे इरिगेशन में हेल्प करती है? अलीगढ़, ईटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज इन यूपी। शारदा कैनाल सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? शारदा कैनाल। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी थी? ईस्टर्न यमुना कैनाल ओल्डेस्ट कैनाल, और शारदा कैनाल सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल। सॉरी, ओल्डेस्ट, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसकी डेट देख लेते हैं अभी, कब से ये शुरू हुई। शारदा कैनाल 1928, मतलब बहुत बाद में हुई है, मतलब लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले हो गई है। द खटीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन उत्तराखंड इज सिचुएटेड ऑन द शारदा कैनाल। तो जो उत्तराखंड का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो कौन से कैनाल पे है? शारदा कैनाल पे है। द शारदा कैनाल ओरिजिनेट्स नियर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? टनकपुर एट बनबासा ऑन उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। उत्तराखंड नेपाल, आपको टनकपुर पता होगा, अगर उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के बारे में पता है तो ये वहां से ओरिजिनेट होती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शारदा कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1918। शारदा कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1918 में, लेकिन इसमें वाटर सप्लाई कब स्टार्ट हुई? 1928 में। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 9961। ये सबसे ज्यादा बड़ा नंबर देखा अभी तक जितने हमने कैनाल्स देखे, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। क्योंकि थ्रू दी शारदा कैनाल सिस्टम इरिगेशन इज डन इन द डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ कहाँ होता है? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, बरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। शारदा Sahayak project to meet water shortage and provide irrigation facilities in the district located in the lower part of Sharda Canal। अब जैसे शारदा कैनाल है, इसके जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए शारदा सहायक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शारदा सहायक प्रोजेक्ट बिगेन इन 1968-69। जब शारदा कैनाल बनेगी उसी के बाद आएगा ये, तो इन केस ऑफ क्रोनोलॉजी ये शारदा कैनाल के बाद आएगा शारदा सहायक प्रोजेक्ट। Using the water of Ghagra river, and under this project water supply started first in 1974। तो ये हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में। तो इसको पानी कहाँ से मिलता है? घाघरा रिवर से मिलता है। डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जो जैसे शारदा सहायक प्रोजेक्ट के अंडर आता है गाजीपुर, तो ये इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई और कैनाल ना हो, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो गाजीपुर के लिए कैनाल कौन सी है? शारदा सहायक। लेकिन शारदा शारदा रिवर, वो शारदा कैनाल जो है वो भी गाजीपुर के एरिया में इरिगेशन में हेल्प करती है। अदर मेजर कैनाल्स, और अलग अलग कुछ कैनाल्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो है पहली बेतवा कैनाल। शारदा सहायक कैनाल को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ना। शारदा कैनाल तो हमें पता चल गया। शारदा कैनाल ये उसके टनकपुर, मतलब उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे भी है। खटीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है इसी पे। और शारदा सहायक प्रोजेक्ट जो है वो फैसिलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ शारदा कैनाल प्रोवाइड करने के लिए बनाया, स्टार्ट किया गया था। और वाटर सप्लाई पहला कब स्टार्ट हुआ? 1974 में। बेतवा कैनाल constructed in 1885 irrigates the districts of Jhansi, Jalayu, Hamirpur in UP। It was started for irrigation for the first time in 1886। 1885 किस चीज से रिलेटेड है? अगर आपको हिस्ट्री में मैं पूछूं तो ये है 1885 को आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उसी समय इसका कंस्ट्रक्शन हुआ बेतवा कैनाल का, और इरिगेशन के लिए फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई 1886 में, अगले ही साल।
Ramganga Canal irrigates the districts of Bijnor, Amroha, Moradabad, Rampur in UP. Okay. Saryu Canal irrigates the districts of Bahraich, Shravasti, Balrampur, Gonda, Siddharthnagar, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Basti in the state. Okay. Gokul Barrage, Mathura. Ganga Ganga Jal Barrage, Lavkush Barrage and Agra Barrage are drinking water projects. So ये drinking water projects. Okay, I want to highlight this. Gursarai and Mandar canals originate from Mata Tila Dam. Okay. Saparar canal irrigates the districts of Jhansi and Hamirpur. तो ये कैनल कहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स का इरिगेशन करता है? झांसी और हमीरपुर. दसन कैनल कहाँ पे है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट. Through the canals of Arjun Sahayak project, irrigation is done in the districts of Mahoba, Banda, Hamirpur in UP. तो अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट कौन से एरियाज को हेल्प करता है? ये महोबा, बांडा और हमीरपुर. बेलन कैनल प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एरिया को इरिगेट करने में हेल्प करती है. थ्रू द कैनल्स ऑफ नगवा डैम इरिगेशन इज डन इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है इस डैम से. Canals of Nagwa Dam. Okay, Ken Canal irrigates Banda district and Gandak Canal irrigates the districts of Gorakhpur, Kushinagar, Deoria and Maharajganj. Ken Canal जो है वो बंडा डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है और गंडक कैनल जो है वो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज के एरिया को. ठीक है, तो हमने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया है, इरिगेशन इन यूपी. अब नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट इन यूपी. कितना बड़ा टॉपिक है ये. ओके, एक ही पेज का है. इन उत्तर प्रदेश देन द यूनाइटेड प्रोविंस. उत्तर प्रदेश जो कि पहले के समय यूनाइटेड प्रोविंस था. A separate animal husbandry department was established. एक separate animal husbandry department established हुई in 1944. At present, with the objective of further strengthening the rural economy of state, departmental programs are being linked with self-employment. तो आज के टाइम पे जब रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स आर बीइंग लिंक्ड टू. डिपार्टमेंट के प्रोग्राम किससे लिंक कर दिए गए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से. Along with agriculture, animal husbandry, livestock is making larger contribution. जैसे एग्रीकल्चर यूपी की इकोनॉमी में हेल्प करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन है उसका, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री भी एक अब लार्जर कंट्रीब्यूशन देने लग गया है इन द इकोनॉमी along with agriculture as per the latest available estimates के अकॉर्डिंग बताया जाए तो. Its contribution of the state economy gross state value added GVSA in 2023-24 at current prices has remained at 70%. तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो कितना रहा? 70%. कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन 4 मेजर डायमेंशन ऑफ लिवस्टॉक. तो 4 डायमेंशंस में एफर्ट्स किए जा रहे हैं. इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग इम्प्रूव करने में, एनिमल की हेल्थ इम्प्रूव करने में, एनिमल मैनेजमेंट और एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल हस्बेंड्री, आई थिंक 2 टॉपिक होंगे इसमें, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री. हाँ, in 2019 the total livestock population in UP was 68 million which was highest in the country. तो सबसे ज्यादा 2019 में, मतलब 2019 की बात की जाए तो लिवस्टॉक पॉपुलेशन जो थी वो सबसे हाईएस्ट थी कंट्री में, यूपी में. In 2019 cattle population 19 million थी, रैंकिंग सेकंड इन द कंट्री आफ्टर वेस्ट बंगाल. तो सबसे पहले कैटल पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल आ गया, फिर यूपी, और लिवस्टॉक में पहले नंबर पे यूपी. In 2019 बफेलो पॉपुलेशन 33 मिलियन थी, फर्स्ट नंबर पे था, एंड गोट की पॉपुलेशन 14.5 मिलियन, थर्ड इन द कंट्री. ओके, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के बाद यूपी थर्ड नंबर पे आता है. द शीप पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, पिग की पॉपुलेशन 0.41 मिलियन थी. As per basic animal husbandry statistics 2025, उत्तर प्रदेश ranks at top in milk production. तो
अगर अभी के डेटा की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है और राजस्थान सेकंड नंबर पे है। 24-25 अबाउट 15.66% जो कि इतने टन बनता है ऑफ द कंट्रीज टोटल मिल्क प्रोडक्शन वाज प्रोड्यूस्ड इन यूपी। मतलब पूरा 15.15% लगभग जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ वो यूपी से हुआ। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट इंक्रीज बाय 0.09%। पिछले साल के कंपैरिजन में इतना इंक्रीमेंट हुआ। In 2023-24 total milk production in UP was this। 2023-24 में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हुआ वो इतना हुआ एंड यूपी रिमेन्ड एट द टॉप पोजीशन इन द कंट्री। तो पहले भी मतलब यूपी था इन मिल्क प्रोडक्शन टॉप पे और 2024-25 में भी यही है। इन 2023-24 द टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी कौन कौन से हैं? बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ एंड आजमगढ़। BMAAA In 2024-25 per capita milk availability in UP was 447 grams per day। तो 2024-25 की बात की जाए तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी थी यूपी में? 447 ग्राम्स पर डे और इंडिया की बात की जाए तो 485 ग्राम्स पर डे। ये हमने जो भी ऊपर के डेटास देखे थे ना स्टार्टिंग में, जब हम पूरा ओवरऑल यूपी की बात कर रहे थे, खाली ऐसे अलग अलग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रहे थे वन लाइनर्स में, वहां पे हमने ये सब देखा हुआ। 24-25 में उत्तर प्रदेश रैंक 8 इन एग पॉपुलेशन। एग प्रोडक्शन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का 8th रैंक था 2024-25 में विद द 4.10 प्रोडक्शन। आंध्र प्रदेश इज एट टॉप। ओके, आंध्र प्रदेश टॉप पे है, उत्तर प्रदेश 8th पे है, पर इसका परसेंटेज देखिए, आंध्र प्रदेश 18.37% प्रोड्यूस कर रहा है और उत्तर प्रदेश 4.1%। Egg production in the state was this and increased by 3.21% compared to previous year। मतलब ये इतना भी है 4.1%, वो भी 3.21% बढ़ा है पिछले साल से, इसलिए। With about 2.42% wool production, उत्तर प्रदेश रैंक 6 in the wool production। मिल्क में फर्स्ट, एग में 8, वूल में 6 नंबर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी याद रख लेना है ना कि कौन सा किस प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। जैसे कि आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में नंबर 1 है और वूल प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है। मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है, ये हमने पहले भी देखा है। और उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री। अच्छा, अगर 2022-23 के डेटा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है मीट प्रोडक्शन में, लेकिन अगर 24-25 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आफ्टर बंगाल। फॉर diagnosis of animal diseases and investigation of diseases, one central laboratory Lucknow is functioning at the directorate level and 10 divisional laboratories are functioning at the division level। तो एनिमल जानवरों में जो बीमारियां होती है और बीमारियों के बारे में पता करने के लिए एक सेंट्रल लेबोरेटरी जो कि लखनऊ में है ये फंक्शन कर रही है और 10 डिविजनल लेबोरेटरीज ये डिवीजन लेवल पे वर्क कर रही हैं। तो सेंट्रल कहाँ पे है? लखनऊ में है और 10 डिविजनल लेबोरेटरीज हैं। Through these special disease diagnosis services are being provided by radiologists, surgeons and gynecologists using modern equipment। तो जो ये सारे रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट ये जो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करके प्रोवाइड कर रहे हैं। इट वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर दैट वन वेटरनरी हॉस्पिटल शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवरी 5000 एनिमल्स एंड वन लिवस्टॉक सर्विस सेंटर फॉर एवरी 2500 एनिमल्स। तो ये रिकमेंड किया गया है बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कि एक वेटरनरी हॉस्पिटल होना चाहिए फॉर 5000 एनिमल्स के लिए और एक लिवस्टॉक सर्विस सेंटर होना चाहिए फॉर 2500 एनिमल्स। Due to limited resources, as per the updated situation in UP, one veterinary hospital is established for approximately 15,000 animals. Sources limited होने की वजह से, as per the updated situation in UP, एक veterinary hospital establish किया गया है लगभग 15,000 animals के लिए। मतलब
सजेशन कितने का दिया गया था? 5,000 का, उसका 3 टाइम्स कैपेसिटी रखी जा रही है। फॉर 15,000 एनिमल्स वन वेटरनरी हॉस्पिटल इज established. Okay. According to UP Statistical Diary 2024 में continuous services for veterinary care and disease prevention are being provided through 2,202 veterinary hospitals, 774 mobile veterinary units, and 2,842 livestock service centers, including D category dispensaries. तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 2023-24 में लगातार सर्विस प्रोवाइड की गई है, जिसमें से कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं और कितने लिवस्टॉक सर्विस सेंटर्स हैं, वो आपको मेंशन किए गए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड लिवस्टॉक सर्विस सेंटर्स आर अवेलेबल इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ द स्टेट। सारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं। In 2023-24, there are 5,044 artificial insemination centers and 3 frozen semen production centers in the state. Are there in the state? Okay. तो इतने 5,000 लगभग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स और 3 फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर स्टेट में हैं। इन 2023-24 की बात की जाए तो 2023-24 में द नंबर ऑफ गौशाला सेंटर स्टेट में कितने हो गए? 7,000 लगभग। ठीक है, हमने एनिमल हस्बेंड्री देख लिया। अब हम आ जाते हैं डेयरी डेवलपमेंट पे। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर हैव अ प्राउड हिस्ट्री। ओके, for the first time in 1907 with the establishment of Katra Cooperative Milk Society Allahabad, it was not only in the state but also in the country the first occasion when the cooperative movement began in the dairy business. In 1913 this society was registered under Cooperative Societies Act 1912. However, in the next 2 decades there was no significant progress in this direction. तो सबसे पहली बार 1907 में किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी का इलाहाबाद में। इट वाज नॉट ओनली इन द स्टेट बट आल्सो इन द कंट्री। मतलब ऐसा कोऑपरेटिव जो मिल्क सोसाइटी बनाई गई, ये पहली स्टेट में नहीं थी सिर्फ यूपी में, ये पूरी कंट्री में थी। द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगेन इन द डेयरी बिजनेस, मतलब पहला एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस बिजनेस में, डेयरी बिजनेस में 1913 में। दिस सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड, इसको सोसाइटी को रजिस्टर कर दिया गया अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। However, in the next 2 decades, अगले 2 दशकों तक, मतलब अगले 20 साल तक, there was no significant progress. अगले 20 साल तक कोई भी progress इसमें नहीं हुई। 1937 में the country's first milk union, Lucknow Milk Producers Cooperative Union Limited, was established in Lucknow, the capital of UP. 1937 में क्या होता है? कंट्री का पहला मिल्क यूनियन कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? यूपी में, लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया इन लखनऊ, जो कि यूपी की कैपिटल है। To energize dairy development in the state in 1962, the Provincial Cooperative Dairy Federation Limited, Lucknow, was established as a technical advisory institution. तो क्या एस्टैब्लिश किया गया? Provincial Cooperative Dairy Federation Limited in 1962 in Lucknow as a technical advisory institution. 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड 1 प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड दिस इंस्टीट्यूशन वाज मेड इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ऑपरेशन फ्लड 1 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया इन 1970-71। सिंस इट वाज लिमिटेड टू ओनली 8 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स तक लिमिटेड था, ऑपरेशन फ्लड डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। सारे डिस्ट्रिक्ट में था नहीं, 8 डिस्ट्रिक्ट में था, तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पता चला। एज अ रिजल्ट यूपी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग डेयरी डेवलपमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि वो डेयरी डेवलपमेंट को एक्सपैंड ही करेंगे। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलरेटिंग डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द स्टेट गवर्नमेंट पास द यूपी मिल्क एक्ट 1976। तो ये एक्ट पास किया गया और 1976 में एस्टैब्लिश द सेपरेट डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मिल्क कमिश्नर। तो 1976 में ही एक सेपरेट डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ और उसी में एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई जो किसकी थी? मिल्क कमिश्नर की।
1976 में उत्तर प्रदेश स्टेट मिल्क काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी भी बना दी गई अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूपी मिल्क एक्ट 1976 के अंदर। ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड फेज हुआ रैन फ्रॉम 1981-85 एंड ऑपरेशन फ्लड थर्ड फेज जो था 85 से 96 तक चला। अंडर दिस 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैव having strong potential for milk procurement were selected and 30 milk unions were formed to implement the operation flood program। तो इसमें इन दोनों फेजेस में क्या हुआ, 30 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए और 30 मिल्क यूनियन जो है वो बनी टू इम्प्लीमेंट दी ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, क्या क्या याद रखना है, ये सबसे पहला वाला। इतना हो गया। और कंट्री की फर्स्ट मिल्क यूनियन एक और था यहाँ पे कि हाँ, उत्तर प्रदेश मिल्क एक्ट 1976 और 1976 में एक सेपरेट डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, बनाया गया और एक मिल्क कमिश्नर की पोस्ट बना दी गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So we have done irrigation and then animal husbandry and dairy development। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रीज पे। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज इन यूपी। Since the process of globalization and liberalization began in 1991, जो liberalization या globalization का जो process start हुआ था, LPG reform जो आया था 1991 से शुरू हुआ था, significant changes have taken place in the form and structure of economic policies। तो बहुत सारे changes आए। The government of UP has framed various policies to create ideal conditions for investment in the state। गवर्नमेंट यूपी की गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिससे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज करना जिसका ऑब्जेक्टिव था। स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन यूपी एज ऑफ ऑन दिसंबर 2025 इज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2025 तक की बात की जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये स्टेटस है जो आगे के पॉइंट्स में दिया हुआ है। Under the Special Economic Zone Act 2005, 24 special economic zones have received formal approval. In addition to special economic zones were established prior to the SEZ Act 2005। तो अगर इसकी एक्ट की बात की जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 तो 24 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अप्रूवल मिल चुका है और साथ ही साथ 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो एस्टैब्लिश प्रायर, ये इस एक्ट के आने से पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। Under the Special Economic Zone Act 2005, the number of in principle approved special economic zone is 1। कितना है नंबर 1। Notified special economic zones are 23, जो notified हैं वो 23 हैं, 21 अंडर 2005 के एक्ट में और 2 जो इससे पहले बने थे। As on 30 June 2005, there are total of 14 operational special economic zone। 31 जून 2025 तक की बात की जाए तो टोटल 14 ऑपरेशनल हैं इसमें से जोन्स। दी ऑपरेशनल SEZs are as follows। कौन कौन से ऑपरेशनल है वो सारे नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नोएडा मल्टी प्रोडक्ट। यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद। हैंडीक्राफ्ट कम इंजीनियरिंग, SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, सी व्यू डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, कोफोर्ज अर्लियर नेम एंड IIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ग्रेटर नोएडा,
मोस्टली नोएडा में है क्या? ऑक्सीजन बिजनेस पार्क, एक बार इसको खाली पढ़ लेना है। अंसल आईटी सिटी पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, अर्शिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर, आर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, SCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा, मोसर बियर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। तो मोस्टली ये नोएडा में ही है। तो खाली आपको इनके नाम पढ़ लेने हैं कि अगर आए तो आप एलिमिनेट एटलीस्ट कर पाओ। Now, energy including solar energy equipments sell apart from the upper, okay, ये इसी का पॉइंट है 14th का, यहाँ से पढ़ते हैं। Apart from above operational SEZs, as on 31st December 2025, the other notified special economic zones in UP are as follows। ये तो 14 हो गए जो ऑपरेशनल है ना, 14 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और ये बाकी दे रखे हैं नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें से इसको खाली एक बार पढ़ लेना। यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, परफेक्ट IT SEZ प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, गेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा, जुबलिएंट नोएडा, हरीफ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदौली, इन्फोसिस नोएडा, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुरादाबाद, ये हो गया टेक्सटाइल का, और ये हो गया IT ITES का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। यूनिटेक हाईटेक प्रोजेक्ट नोएडा, मोसर बायर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। आई सजेस्ट यू अगर ये याद करने हैं तो नोएडा वाले छोड़ के सारे याद कर लेना, बहुत कम है। नोट among these the special economic zones of Moser Bayer India Limited located at Greater Noida was earlier operational but it has now been closed due to temporary companies insolvency। तो ये पहले ऑपरेशनल था पर अभी बंद कर दिया गया है। लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी इज हैंडलूम, major industrial city of UP is Kanpur. The major sugar producing districts of UP are गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड बरेली। तो ये सारे शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। द मेजर सेंटर्स ऑफ जैगरी प्रोडक्शन इन यूपी, तो गुड़ का प्रोडक्शन ज्यादातर कहाँ पे होता है? सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर एंड मेरठ। इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूपी थर्ड पे आता है। ओके, कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ कहाँ पे हैं? कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर। कानपुर को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं, ये याद रखना है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ वैसे तो ये ठीक है। Centers of woolen textile industry are located in districts such as Kanpur, Mirzapur and Shahjahanpur। Woolen textile industry के centers यहाँ पे located हैं। UP Electronics Component Manufacturing Policy 2025 is effective from 1 April and will remain in force for 6 years। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ गई है और ये 6 साल तक के लिए लागू रहेगी। इसकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? Additional and matching capital incentives approved by Government of India to make UP a preferred investment destination। Additional and matching capital incentives जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं। रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो इम्पोर्ट किया जाता है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मतलब रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी को। जैसे कि PCBs, डिस्प्ले मॉड्यूल्स या एरन लियोन लिथियम आयन सेल्स। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस ADN, आई थिंक एंड होगा, ये टाइपिंग एरर है शायद। लिथियम आयन सेल्स क्रिएट लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स, इनके लिए अपॉर्चुनिटी लाना। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन सप्लाई चेन और फोस्टर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये याद नहीं करने हैं, ये पढ़ लिए, एटलीस्ट कभी क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। टारगेट कंपोनेंट्स
डिस्प्ले मॉड्यूल सब असेंबली, तो इसके टारगेट क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? डिस्प्ले मॉड्यूल सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल सब असेंबली, मल्टी लेयर पीसीबीज, लिथियम आयन सेल्स और मोबाइल एंड आईटी हार्डवेयर, एसएमडी पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पार्ट, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अबव कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब मेनली मुझे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही दिख रहा है। इफ यू सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ओके, ये जो पॉलिसी है 2025 से आई है और ये पहले से ही आई थिंक थी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 एज अमेंडेड। नीचे तक लिखा है इसके बारे में क्या, देखते हैं। On 18 August 2020, the UP State Cabinet approved this. This policy will be effective in the entire state. Special provisions have also been made for investment in बुंदेलखंड and पूर्वांचल। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में के लिए भी investment provisions लाए गए हैं। Necessary amendments were made in this policy in year 2022. 2022 में इसमें amendments किए गए थे। Accordingly, the major two provisions of the amended policy are as follows. तो इसके क्या क्या provisions थे, टारगेट्स क्या थे? टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़, ये टारगेट था कि 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इन द स्टेट। तो ईएमसीज एस्टैब्लिश करने हैं 3 यूपी में ही। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सेंटर्स इन द स्टेट, सेम नहीं हो गया, अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और वो ईएमसी था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईएसडीएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क to provide about 4 lakh employment opportunities to attract investment in semiconductor manufacturing through fab units. ठीक है, 3 electronics manufacturing clusters to be developed under the policy. कौन कौन से होंगे ये EMCs जो कि इस पॉलिसी के अंडर डेवलप किए जाएंगे? Establishment of electronic city near Jewar Airport in Yamuna Express Highway Industrial Development Authority near Gautam Budh area near Gautam Budh Nagar, मतलब गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी जेवर एयरपोर्ट के पास में स्टैब्लिश करने के लिए स्टैब्लिश की जाएगी। दूसरा, बुंदेलखंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन बुंदेलखंड, तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन बुंदेलखंड। तीसरा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन। तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी नियर जेवर एयरपोर्ट इन गौतम बुद्ध नगर। दूसरा हो गया डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, ये हो गया बुंदेलखंड में। और तीसरा हो गया मेडिकल क्लस्टर विच इज इन कानपुर उन्नाव लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन। 25% of the total project cost of the Center of Excellence will be borne by state government. 25% कौन उठाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कॉस्ट, और रिमेनिंग जो 75% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कंसर्न इंडस्ट्री एसोसिएशन, और जो भी कंसर्न इंडस्ट्री रहेगी उसका एसोसिएशन। Under this policies, capital subsidy will be provided on the basis of evaluation by commerce constituted by government. Okay. 15% यही चल रहा है क्या तब तक? ओके, आई थिंक अभी यहाँ पे खत्म होगा। 15% capital subsidy on fixed capital investment up to 1,000 crore in 3 annual installments after the start of production. तो 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अप टू 1,000 करोड़ 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में स्टार्ट होने के बाद, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद। On fixed capital investment of more than 1,000 crore एडिशनल 10% कैपिटल सब्सिडी, मतलब 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 15% कैपिटल सब्सिडी और उससे ज्यादा पे 10% और कैपिटल सब्सिडी। मैक्सिमम 100 करोड़ ओवरऑल कैप टू 50 करोड़ पेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हेन द यूनिट अचीव्स एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। तो ये कब मिलेगी? जब यूनिट जो है अपनी 80% ऑफ टोटल कैपेसिटी को अचीव कर लेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट में। Additional capital subsidy will be admissible for investors acting as an anchor unit. Additional किसको मिलेगी? Investors को, ensuring the bringing along of ancillary units and for applicant investors under focus sectors. Okay. To give investors adequate time for project implementation, units investing up to 200 crore between 200 crore or 2,000 crore and above 1,000 crore will be provided time of 5 years, 6 years and 7 years respectively from the date of letter of comfort. तो
टाइम कितना कितना दिया जाएगा, 200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन्हें 5 साल, 200 करोड़ से ज्यादा का, 200 से 1000 करोड़ के बीच का उन्हें 6 साल, और जो 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें 7 ईयर्स दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट। द प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड सब्सिडी, अभी ये हो गया कैपिटल सब्सिडी। अब लैंड सब्सिडी की बात कर लेते हैं। ऑन परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी इन मध्यांचल एंड पश्चिमांचल 25% लैंड सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए 50% सब्सिडी है। लैंड सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू अ लिमिट ऑफ 7.5% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और 75 करोड़ विच एवर इज लेस। मतलब जो लैंड सब्सिडी दी जाएगी वो 7.5% जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसकी 7.5% दी जाएगी, या फिर 75 करोड़ तक दी जाएगी, जो भी कम होगा इन दोनों में से वो दी जाएगी। अदर फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, और क्या क्या फैसिलिटीज है इन्वेस्टमेंट की। ऑल ESDM यूनिट्स हैव बीन गिवन 50% एग्जेम्पशन इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 10 साल के लिए उन्हें 50% जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उससे उसका उन्हें प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब 50% एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट अप टू 200 करोड़, the limit of reimbursement of interest subsidy 5% per year for 5 years, maximum 1 crore per year, 5 crore per unit, has been increased to 7 years। जो ये था 5 साल तक का इंटरेस्ट सब्सिडी, ये बढ़ा करके 7 years कर दिया है। 50% contribution of the government of India will be provided on the cost of developing basic infrastructure। तो 50% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन किस बेसिस पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, जैसे कि रोड बनवा दी, पावर, वाटर सप्लाई, टेस्टिंग फैसिलिटीज, इन सब के लिए फॉर द EMCs की बात की जाए तो। फॉर डोमेस्टिक patents up to 5 lakh rupees and for international patents up to 10 lakh rupees, 100% reimbursement of patent filing cost will be done on actual basis। तो डोमेस्टिक पेटेंट्स के लिए 5 लाख रुपए, इंटरनेशनल पेटेंट्स के लिए 10 लाख रुपए, 100% रीइंबर्समेंट होगा पेटेंट फाइलिंग कॉस्ट का। अंडर द अमेंडमेंट्स प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर logistic subsidy, reimbursement of provident fund for women, SC/ST person with disability and transgender employees, and for units investing 200 crore, reimbursement of 25% of lease rental charge for a period of 5 years, maximum of 25 lakh per unit per year। तो जैसे जो women हो गई या SC/ST हो गई या PWD या ट्रांसजेंडर्स, इनको फॉर यूनिट्स इन्वेस्टिंग 200 करोड़, जो यूनिट्स 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनको 50% रेंटल चार्ज से रेंटल चार्ज कम देना पड़ेगा फॉर 5 years, मैक्सिमम 25 लाख पर यूनिट पर ईयर। द कवरेज ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट हैज बीन रीडिफाइंड and incentives for them have also been specified under the amendment policy। okay. अब ये जो ऊपर का छूटा है ना, ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। मेजर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी, अभी हमने क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, वैसे इसको पढ़ने से ही खाली पता चल रहा है ना कि EMC स्टैब्लिश किए गए हैं, ESDM ये एस्टैब्लिश किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। आई थिंक पढ़ने से एलिमिनेट आप कर सकते हैं, बाकी आपको याद रखना याद कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में अच्छा खासा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज दी है, मेजर स्मॉल और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज यूपी की। तो ये इंडस्ट्रीज हैं और ये उनके सेंटर है, इंडस्ट्री एंड देन सेंटर। तो दरी मेकिंग, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये इंडस्ट्रीज हैं, आपने अगर वो पढ़े होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसके, तो आपको आधे से ज्यादा पता होंगे दरी मेकिंग का। इसमें दरी नहीं, सॉरी, कारपेट, कारपेट का भदोई, भदोई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भदोई के कारपेट आ जाते हैं। इसको आपको पढ़ लेना है। ऐसे पता नहीं चल रहा ना, ऐसे पता चलेगा, देख लेते हैं चलिए इसको। दरी मेकिंग, तो कहाँ कहाँ दरी बनाई जाती है, सीतापुर में, बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा, मिर्जापुर और शाहजहांपुर में। कारपेट, आगरा, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर। दरी और कारपेट में कंफ्यूज नहीं होना है, कारपेट और दरी में सिर्फ एक ही कॉमन है, आगरा, बस। मैचस्टिक,
बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। सोप इंडस्ट्री, कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ। पोर्सिलेन, सेरामिक यूटेंसिल्स, खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद। टैप पाइप्स, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर। टॉर्च, लखनऊ में सिर्फ। पेंट एंड वार्निश, कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, सहारनपुर एंड गाजियाबाद। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, तांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर। ब्लैंकेट मेकिंग, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लवाद। लवाद कहाँ का है? मेरठ का। वुडन फर्नीचर, हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। और वुडन कार्विंग, सहारनपुर एंड नगीना। आई सजेस्ट यू कि इसमें से कुछ कुछ जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएंगे। जो भी चीज़ आपको पता है, जैसे आप कहीं से बिलोंग करते हो या कहीं का जानते हो, तो वो चीज़ याद कर लीजिए। जैसे कि बहुत ईजी है, परफ्यूम के लिए कन्नौज होगा ही होगा, तो कन्नौज के साथ साथ गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज भी याद कर लिया। इस तरीके से सारे नहीं याद करने, थोड़े थोड़े याद करें, जैसे जिसके एक एक है। जैसे टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग का लखनऊ था, और ब्रास आइडल्स का सिर्फ मथुरा है, आयरन वेट्स का सहारनपुर एंड आगरा है। इस तरीके से। वुडन टॉयज केन स्टिक्स। आई थिंक ये अलग अलग है। वुडन टॉयज, लखनऊ एंड वाराणसी, केन स्टिक्स, बरेली। स्पोर्ट्स गुड्स, तो ये कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? इंडस्ट्री कहाँ है इसकी? आगरा और मेरठ में। ब्रास एंड टिंड यूटेंसिल्स, वाराणसी, मिर्जापुर, फरुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ एंड बरौत। टिनिंग एंड एनग्रेविंग ऑन यूटेंसिल्स, मुरादाबाद एंड मिर्जापुर, MM। ब्रास लॉक्स, बीटल नट क्लटर्स, सरौता जिसे कहते हैं, नाइफ्स, सिजर्स एंड पेन नाइफ्स, तो ये सब इनकी कहाँ पे इंडस्ट्री है? हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ। ब्रास आइडल्स, मथुरा। आयरन वेट, सहारनपुर एंड आगरा। जरी चिकनकारी एंड गोटा वर्क, लखनऊ एंड वाराणसी। चिकनकारी के लिए तो लखनऊ है फेमस। हैंडमेड पेपर के लिए मथुरा, कल्पी, कागजी सराई, तो हैंडमेड पेपर, कागजी, कागज। परफ्यूम और एरोमेटिक ऑयल्स का हमने देख लिया। क्ले टॉयज, आगरा, बिस्किट्स, मोदीनगर, आगरा एंड अलीगढ़। टेबल्स दी हुई है क्या इसके बाद से? ज्यादातर आपका मैप में और टेबल्स में डेटा है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। मेजर एक्सपोर्ट सेंटर्स, प्लेस है, और क्या एक्सपोर्ट होता है वहां से, ये मेन दिया हुआ है। कन्नौज, कन्नौज से क्या होगा? परफ्यूम। लखनऊ में चिकनकारी आ जाएगा, हाँ चिकनकारी। और उन्नाव, कानपुर, लेदर, उन्नाव, लेदर, ठीक है। और चंदौली, गोरखपुर, सीतापुर अभी हमने ऊपर देखा था ना, दरी मेकिंग में, तो दरी। ओके, बाकी तो आपको देखने पड़ेंगे एक बार। बनारस में ऐसा कर सकते हैं, साड़ी, साड़ी तो है ही नहीं वाराणसी में। फैंसी गुड्स, जमदानी, सिल्क, जरी, जरदोजी, हैंडीक्राफ्ट, जरी टेक्सटाइल, मीनाकरी, मीनाकरी। मतलब आप इसको इससे और इससे लिंक करके थोड़ा याद कर सकते हैं। जैसे दरी में लिखा ना सीतापुर, तो वहां पे सीतापुर से क्या एक्सपोर्ट होता है? दरीज एक्सपोर्ट होती है। अम, ठीक है, देख लेते हैं एक बार सब। नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, NEPZ, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है? जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, नहीं गारमेंट सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लेदर। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से
इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हाईलाइट करते चलते हैं। अगर नोएडा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ये जरूर आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुवा, गाजियाबाद। गाजियाबाद आ गया तो आई थिंक फिर आएगा इसमें कुछ इंजीनियरिंग गुड्स आ गए ना। गाजियाबाद तो इंजीनियरिंग गुड्स, और कुछ है इसमें नहीं। ठीक है, खेकरा, मेरठ, स्पोर्ट्स गुड। इफ यू सी इसमें मेरठ में ही था आई थिंक, स्पोर्ट्स गुड, आगरा एंड मेरठ। हाँ, तो स्पोर्ट्स गुड्स में क्या, वो मेरठ से क्या होगा, स्पोर्ट्स गुड्स, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, फिर आ गया सहारनपुर। सहारनपुर से कार्व्ड वुडन आइटम्स, टॉयज, वुडन डेकोरेटिव आइटम्स एंड फर्नीचर, सब वुडन है सहारनपुर का। खुर्जा, बुलंदशहर, पॉटरी, पेंटेड पॉटरी, पोर्सलीन, सेरेमिक टाइल्स, बाथरूम यूटिलिटी आइटम्स। मतलब यहाँ से क्या है, सारे जैसे सेरेमिक चीजें नहीं होती हैं वो सारी लग रही हैं। अलीगढ़, पुरदिल नगर, हाथरस, लॉक्स, बिल्डर्स हार्डवेयर, लॉक्स, बिल्डर्स हार्डवेयर, ओके। मेटल क्राफ्ट, ग्लास, पोर्सलीन, बीड्स एंड हैंडीक्राफ्ट। हाथरस में ग्लास, पोर्सलीन, बीड, स्टोन बीड, स्टडेड ब्रास लैम्प्स। आगरा, आगरा में सिल्क कारपेट, रग, देखा था ना अभी हमने ऊपर दरी मेकिंग में और कारपेट में। आगरा, आगरा सिल्क कारपेट, रग, बूटी, पैटर्न आइटम, ज्वेलरी, इनलेड आइटम्स, मार्बल आइटम्स, मार्बल इनले आइटम्स, स्टोन क्राफ्ट, लेदर शूज, स्लीपर्स एंड बैग्स। आगरा का। फिरोजाबाद, इफ यू नो, फिरोजाबाद ग्लास, ग्लास की मतलब ग्लास बैंगल्स के लिए ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पे ग्लास पीसेस, ग्लास प्रोडक्ट्स, ग्लास बैंगल्स सब आ गया इसमें। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो भी ज्यादातर ग्लास के होते हैं ना, जैसे आपका, नॉट प्रॉपर ग्लास बट लाइक आप वैसे कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो ग्लास के होते हैं ऐसा। मुरादाबाद, ब्रास यूटेंसिल्स, बोन ऑर्नामेंट्स, ओके। रामपुर, एम्ब्रॉयडरी वर्क, बरेली, जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी आइटम्स एंड राइस, ये करना है। बरेली, जरदोजी, एम्ब्रॉयडरीड आइटम्स। मथुरा, मथुरा का स्टोन क्राफ्ट, स्टैम्प प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, घुंघरू, स्मॉल प्रिंटिंग, ओके। नेक्स्ट है नगीना, बिजनौर, कॉम्स, बोनक्राफ्ट, वुड कार्विंग, शाहजहांपुर कारपेट्स, कन्नौज का परफ्यूम, ये तो याद रहेगा, बाकी सब भी याद रहेंगे। परफ्यूम, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल बेस्ड परफ्यूम, सब कन्नौज। फरुखाबाद, हैंड प्रिंटिंग ऑन वूल एंड सिल्क, जरदोजी, वुडन आइटम्स, तरकशी। लखनऊ का चिकन एम्ब्रॉयडरी एंड जरदोजी वर्क। आयुर्वेदिक मेडिसिन, अभी ऊपर मेडिसिन की बात हो रही थी तो उसमें भी लखनऊ का नेम था। नैनपुरी, tobacco, garlic products and wood तरकशी। तो मैनपुरी इज स्पेशली फेमस फॉर तरकशी वर्क, तो तरकशी के लिए अगर कुछ और भी याद करना हो तो फरुखाबाद हो जाएगा। फिर है मुजफ्फरनगर, राइस एंड पेपर, कानपुर, कानपुर लेदर, कानपुर उन्नाव, लेदर, लेदर शूज, लेदर गारमेंट्स और लेदर एंड लेदर गुड्स। ठीक। फतेहपुर, पोटैटो एंड हैंड प्रिंटेड आइटम्स, महोबा, बीटल लीव्स, ये हमने ऊपर भी देखा था महोबा। आजमगढ़, साड़ी, सिल्क, ड्रेस, ब्लैक क्ले यूटेंसिल्स, मऊ, हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स, जौनपुर, हैंडमेड वुलन कारपेट एंड हैंड नीडल वर्क ऑन कारपेट। वाराणसी का क्या था, मीनाकरी। वाराणसी, मीनाकरी, जमदानी, सिल्क, जरी एंड जरदोजी
एंड जरी टेक्सटाइल्स, एटलीस्ट इतना तो याद ही रहे। मिर्जापुर वुलन कॉटन कारपेट्स, हैंडमेड कारपेट्स, चंदौली राइस, गोरखपुर डिस्पोजेबल सीरिंज एंड टेराकोटा आइटम्स, तंडा अंबेडकर नगर जमदानी, सीतापुर दरी, झांसी ब्रास वर्क, ललितपुर ब्रास वर्क, बांडा शजर स्टोन, बहराइच कॉटन थ्रेड, गोंडा वुडन पीसेस। ओके, मुझे तो नहीं याद करने। फिर है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 एज अमेंडेड। ओके, स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में है। फिर ये क्या है, मेजर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री सेंटर, जिसका भी हमने देखा था ना वो क्या कहेंगे, टेबल देखा था अभी हमने, उसका ही यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। एक और ग्राफ, सॉरी मैप दिया हुआ है। मैप में सारे मेंशन है। ये किसका दिया है, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, यहाँ पे ओडीओपी आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी देखते हैं फिर, या फिर पहले मैप देख लेते हैं, इसको सीधा करा जाए। रोटेट होगा ये, मूव, नहीं होगा क्या? हो गया है ये सीधा, बस थोड़ी सी क्वालिटी सही नहीं है। मेजर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री सेंटर, देखते हैं। ओके, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दिखा है। आई थिंक ये पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, या वैसे भी पढ़ सकते हैं। लाइक सहारनपुर आयरन वेट्स, वुडन कार्विंग्स एंड फर्नीचर, हैंडलूम, कॉटन टेक्सटाइल, देवबंद मैचस्टिक इंडस्ट्री, सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मुजफ्फरनगर पे आ जाते हैं तो ब्लैंकेट एंड पेपर। मेरठ पे आ जाते हैं तो सीजर, स्पोर्ट गुड्स, पेपर इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, मैचस्टिक। और गाजियाबाद में सिगरेट, सोप, पोर्सलीन। बुलंदशहर पोर्सलीन, लॉक इंडस्ट्री अलीगढ़, ब्रास आइडल्स एंड कॉपर यूटेंसिल्स मथुरा, हैंडमेड पेपर, स्पोर्ट्स गुड्स, सोप, जरदोजी, दरी, कारपेट, आयरन, क्ले टॉयज आगरा। फिरोजाबाद ग्लास वर्क, वर्ल्ड फेमस फॉर ग्लास बैंगल, बोला था मैंने भी। कन्नौज परफ्यूम्स एंड एरोमेटिक ऑयल्स, कानपुर नगर जूट, सोप, फार्मास्यूटिकल, वुलन टेक्सटाइल, जलायू हैंडमेड, झांसी फार्मास्यूटिकल, और जौनपुर परफ्यूम एंड एरोमेटिक। ओके, मिर्जापुर कारपेट, मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर का भदोई होगा आई थिंक, ये एरो यहाँ तक जाएगा। मिर्जापुर का आई थिंक ये है, दरी कारपेट, हाँ वो भी हो जाएगा। वाराणसी, बड़े एरो गलत गलत लग गए क्या? आई थिंक ये वाराणसी में जाएगा, चंदौली में नहीं, या जा भी सकता है। जरी चिकनकारी और गोटा वर्क आई थिंक वाराणसी में था। वाराणसी वाराणसी वाराणसी, जरी जरदोजी, और लगा किसमें रखा है, चंदौली में ना, चंदौली और वाराणसी। चिकनकारी नहीं है वाराणसी में, चंदौली में देखते हैं कारपेट मेकिंग। यहाँ पे नहीं, इस वाले टेबल में देखते हैं। जरी चिकनकारी गोटा वर्क लखनऊ एंड वाराणसी, कहाँ कहाँ लिखा है वाराणसी? वाराणसी वुडन फर्नीचर, और वाराणसी वुडन टॉयज, वाराणसी कारपेट,
वाराणसी वुडन बस, इतना ही है। आई थिंक वो वाराणसी का है, नॉट चंदौली। आजमगढ़ हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, गोरखपुर जूट इंडस्ट्री, और अंबेडकर नगर हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, लखनऊ वुडन टॉयज, फार्मास्यूटिकल, टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग, जरी चिकनकारी, और गोटा वर्क शाहजहांपुर दरी मेकिंग, और ये किसका है, बरेली का मैचस्टिक बैम्बू दरी वुड केन, रामपुर नाइफ, रामपुर का, ओके। मुरादाबाद ब्रास एंड टिंड यूटेंसिल्स इंग्रेविंग्स, बिजनौर वुड कार्विंग हैंडलूम ब्लैंकेट, सहारनपुर का देख लिया था हमने, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा तरीका याद करने का। थोड़ा टिल्टेड है ये वाला, मैं ये डिलीट मार रही हूँ क्योंकि इसका क्वालिटी नहीं अच्छी है, हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 एज अमेंडेड। On 8 July 2020, the State Cabinet approved Uttar Pradesh Startup Policy. 8 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दी गई थी by State Cabinet. Necessary amendments were made in this policy in the year 2022. तो 2022 में इसके अमेंडमेंट्स किए गए। अकॉर्डिंगली द मेजर प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट पॉलिसी, क्या क्या है प्रोविजंस? टारगेट तो ब्रिंग द स्टेट अमंग टॉप 3 स्टेट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। तो स्टेट को टॉप 3 में लाना है स्टार्टअप रैंकिंग्स में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ 8 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्टैब्लिशमेंट करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 इंक्यूबेटर्स एंड एटलीस्ट 1 इंक्यूबेटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक ये पढ़ चुके हैं हम स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। Development support of at least 1 million square feet of incubation acceleration space for startups, creation of suitable ecosystem for at least 10,000 startups in the state. Establishment of state of art excellence of center, establishment of India's largest incubator in Lucknow. पढ़ चुके हैं ये। This policy, ये policy valid है कब के लिए, कब तक के लिए? 5 साल के लिए। This new startup policy has been introduced to promote startup culture and create a strong ecosystem not only in the IT sector but also in other industries such as agriculture. तो ये startup policy लाई गई है startup culture को promote करने के लिए और एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, खाली आईटी सेक्टर में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, मेडिकल, हेल्थ, एनर्जी, खादी, एजुकेशन, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट में भी। न्यू स्टार्टअप्स विल बी प्रोवाइडेड सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो नए स्टार्टअप होंगे उनको कितना अलाउंस मिलेगा? 17,500 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। An amount of 7.5 lakh will be provided as a seed capital marketing support. In addition, prototype grant 5 lakh ये भी दिया जाएगा under the 2022 agreement amendment in view of practical requirements. Definitions of terms such as women-led startups, rural impact startups, circular economy startups, renewable energy startups, climate change startups, commercialization etc. have been included in the policy. तो ये सारे startup भी इसमें include किए गए हैं। For financing of startup unit, rupees 1,000 crore startup fund has been established. Startup fund establish किया गया है किसके साथ में? Collaboration with SIDBI and UP Angel Network has been set up and a dedicated online portal has been launched to promote incubators and startups. So इसके लिए एक online portal भी launch किया गया है and dedicated, ठीक है, और SIDBI के साथ collaboration है। This policy will help shape the youth of state as job providers. तो ये policy help करेगी यूथ के, स्टेट के यूथ को एज जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। मतलब जॉब सीकर्स ना कहकर जॉब प्रोवाइडर्स कहा जाएगा उन्हें। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 5,000 पर्सन। और ऐसा माना जा रहा है कि ये पॉलिसी के वजह से 5,000 डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट आएगा एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग आएगा 1 लाख का, 1 लाख पर्सन का। अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्टअप पोर्टल, एज पर status displayed in June 2025, the state has 16,069 startups recognized by Startup India, 2,320 startups recognized by Startup in UP, Start in UP, and 71 incubators, 7 approved centers of excellence. तो जून 2025 की बात की जाए तो ये स्टेटस है जिसमें कि 16,000 के लगभग स्टार्टअप्स हैं जिसको स्टार्टअप इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, और 2,300 के लगभग जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट इन यूपी ने रिकॉग्नाइज किए, और 71 इंक्यूबेटर्स हैं और 7 अप्रूव सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस।
तो ये हो गया स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ 2020। इसको एक बार देख लेना। मेजर फैक्ट्रीज लोकेटेड इन यूपी। ओके, ये हमने पहले भी देखी हुई है फैक्ट्रीज, जो आई थिंक स्टार्टिंग में इंट्रो में दिया हुआ है ना, उसमें एक बार पढ़ लेते हैं बस। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, मंदुआधी वाराणसी। ठीक है, हमने ये वाराणसी खाली पढ़ा था, इसका प्रॉपर लोकेशन नहीं पढ़ा हुआ था। ओके, सिंगरौली सोनभद्र। फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ पे है? फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, बरेली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, नैनी प्रयागराज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ, अमेठी, कानपुर। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडा, फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, सीमेंट फैक्ट्री चरक एंड डाला, सोनभद्र। अपथ्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, लखनऊ, इंडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर डाइंग एंड फुटवेयर कानपुर। इफ्को, आंवला, बरेली। फुलपुर, प्रयागराज। ऑयल रिफाइनरी मथुरा। हिंडल्को, रेणुकूट, सोनभद्र। न्यूक्लियर, नरोरा। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कानपुर। इसमें आधी से ज्यादा वहां पे दी हुई है और कुछ कुछ नहीं दी, जैसे डीप फ्रीज जो मुझे याद आ रहा है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, अप्रॉन डाइंग का, और ये लिम मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक बस इतनी सी शायद नहीं दी है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया, अदरवाइज मेन मेन जो है सब दी हुई है। ये सारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या? ओके ओके। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूपी, ओडीओपी। यहाँ से देख लेते हैं। The silk textile industry in UP is mainly located in Varanasi, Etawah, Modi Nagar, Mirzapur, Azamgarh and Shahjahanpur। जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़ एंड शाहजहांपुर। यूपी हैज ओनली 3 जूट मिल्स। यूपी की सिर्फ 3 जूट मिल्स हैं, 2 कानपुर में और एक सहजनवा गोरखपुर में। सिल्क इंडस्ट्री, ये एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। सिल्क मेंशन नहीं है सिल्क। हाँ नहीं, मेंशन नहीं है। I don't want to remember silk. I just want to remember this. UP has 3 jute mills, 2 in Kanpur and 1 in Gorakhpur. The mills producing dafti craft paper in UP are located in Prayagraj, Meerut, Kanpur और सहारनपुर। जो दफ्ती बनाई जाती है उसकी मिल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है? 4 जगह पे। The main centers of glass industry के main centers भजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, माखनपुर, हिरनगांव, वाराणसी, ससनी, हाथरस, बलावली। आई थिंक जो कहीं मेन कोई स्पेशल जगह पे कोई एक चीज होती है ना, तब वहां उसका क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो क्योंकि बहुत सी चीजें हो गई। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन यूपी इज द वर्ल्ड फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। जैसे कि ये हो गया कि फिरोजाबाद वर्ल्ड फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए। द मेजर सेंटर ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज रेणुकूट। मेजर सेंटर कौन सा हो गया एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का? रेणुकूट। द सेंटर्स ऑफ द वनस्पति घी कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद। मेजर सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री का तो हमने देख ही लिया, कानपुर। द मेन सेंटर्स फॉर मेकिंग लेदर शूज, सूटकेस, सैंडल्स एंड ट्रंक्स इन यूपी आर आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग एंड कानपुर। तो किसके लिए ये सेंटर्स हैं? लेदर शूज के लिए, सूटकेसेस, सैडल्स एंड ट्रंक्स। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन यूपी इन लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहाँ कहाँ डेवलप हुई? लखनऊ में, प्रयागराज में, जौनपुर में, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पंकी, कानपुर एंड रायबरेली। द इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैज बीन डेवलप्ड इन नोएडा यूपी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये हमने पहले भी किया हुआ है हाईलाइट। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है? नोएडा में।
The major centers of the bicycle industry are Agra, Varanasi, Rampur, Lucknow, Kanpur and Prayagraj. अगर आप याद रखना चाहें तो ये बहुत सारे हैं, सारे इंडस्ट्रीज ही हैं। आई थिंक यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के सेंटर्स, सीमेंट फैक्ट्रीज। The two major cement factories in UP are located in Churk and Dala in Sonbhadra district. Beside these cement factories, अच्छा ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कि टू मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी तो और जगह भी हैं। द मेन सेंटर्स ऑफ एडाबल ऑयल, द मेजर सेंटर्स ऑफ स्पिरिट एंड लिकर प्रोडक्शन, द फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एंड बायोसल्फाइड इन यूपी इन कानपुर। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। कानपुर, और फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग सोडा एश एंड अमोनियम क्लोराइड इन यूपी इज लोकेटेड इन वाराणसी। Rubber factories are located in Modinagar and Pratappur. The major factory producing silica and containing iron particles is located in Shankargarh, Prayagraj. Fertilizer factory Gorakhpur, Kanpur, Raebareli, Aola, Bareilly, Jagdishpur, Amethi, Jhansi, Shahjahanpur, Sambhal और फूलपुर। There is also a nano urea plant in Aola and nano fertilizer plant in फूलपुर। ये भी पहले मेंशन है। The main factory centers producing phosphate fertilizers in UP are located in Magarwada, Kanpur and Prayagraj. The Indian Oil Petroleum Refinery in UP is located at Mathura. तो ये पता होना चाहिए। The major center for manufacturing transformers in UP is Jhansi, polyester fiber factory in Barabanki, computer aided design project in Kanpur Nagar, textile Ghaziabad, School of Paper Technology Saharanpur, UP's first export promotion industrial park Greater Noida, main center Directorate of Software Technology Parks of India is in Noida, under whose jurisdiction 4 centers have currently been established in Kanpur, Lucknow, Prayagraj, Meerut. ये भी हमने पहले देखा हुआ है। In addition, the new STPI centers have been approved in Agra, Varanasi, Gorakhpur and Bareilly. तो इसके अंडर जो है 4 सेंटर्स ये बन चुके हैं, और न्यू सेंटर्स के लिए कौन कौन सी जगह आई है, कहाँ कहाँ के लिए अप्रूवल मिला है, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली। अंडर नोएडा STPI 5 अदर एस्टैब्लिश्ड सेंटर आर इन भिलई। नोएडा के अंदर भी 5 और हैं, भिलई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर एंड इंदौर। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। एन STPI मेडिटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप has been established in Lucknow. ये भी हमने पढ़ा है। The foundation stone of UP's first film center, Okhla Industrial Area, and UP Small Industries Corporation established in Kanpur. UP Small Industries Corporation developed agro parks in Hapur, Barabanki, Varanasi, Saharanpur, Spices Park in Raebareli, UP. UP Financial Corporation established in 1954 in Kanpur. The 4 regional offices located in Lucknow, Ghaziabad, Prayagraj, Kanpur. UP Pradeshik Industrial Investment Corporation Pickup, Lucknow is an undertaking of UP government. The UP State Industrial Development Corporation, now an authority, was established in March 1961 in Kanpur. ये सब हमने पहले देखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा से इंडस्ट्रीज का इसलिए मेंशन किया हुआ है। मतलब इफ यू सी, अगर रिपीटेशंस को हटाया जाए तो आई थिंक ये 200 पेजेस की बुक ना हो करके ये 150 पेजेस की तो PDF आराम से हो जाएगी। तो हमने इतना देख लिया इंडस्ट्रीज में। ODOP बचा है एंड दिस मैप देखते हैं। ODOP से स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ लेना है थोड़ा अच्छे से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP was originally started by government of Japan in 1979. तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये ओरिजिनली कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जापान में 1979 में। Thereafter this scheme was promoted and propagated by the government of Thailand. उसके बाद थाईलैंड में हुआ। Beside this, a model of such theme was also adopted by Indonesia, Philippines, Malaysia and China. मतलब ODOP का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी जगह पे है। कहाँ कहाँ पे है, थाईलैंड, जापान से स्टार्ट हुआ, थाईलैंड,
then Indonesia and Philippines, Malaysia and China. On 24 January 2018, on occasion of UP Day, 24 जनवरी को मनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी लॉन्च्ड ओडीओपी स्कीम. थ्रू दिस स्कीम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल बिकम पॉसिबल. तो कब बनाया गया इसे? ऑन 24 जनवरी 2018 में. तो क्या याद रखना है? 24 जनवरी 2018 यूपी में ये लॉन्च हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. The One District One Product scheme has been launched with the objective of promoting small and medium industries and encouraging self-employment in UP. तो ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट किया जा सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए. थ्रू दिस स्कीम लोकल स्किल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन स्टेट. लोकल लेवल पे डेवलपमेंट होगा एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स विल ऑल्सो बी पॉसिबल इन लार्जर क्वांटिटीज. अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कोई चीज आएगी तो वो फेमस होगी, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा या क्या कहते हैं नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, तो फिर उसकी एक्सपोर्ट्स या फिर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम नॉट ओनली will significant support be received in the development of state's economy, but there will also possibility of getting about 5 lakh new employment opportunities every year. तो खाली स्टेट की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 5 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ेगा. Under the One District One Product scheme, identification of one special product from each district of state has been done on the basis of product's uniqueness, marketing potential and development possibility and employment generation capacity. तो इस स्कीम के अंदर एक स्पेशल प्रोडक्ट ईच डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाएगा, हैज बीन डन. और ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा स्पेशल प्रोडक्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट का? किस बेसिस पे? प्रोडक्ट की यूनिकनेस पे, मार्केटिंग पोटेंशियल पे, उसकी डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी पे. ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोडक्ट को स्पेशल प्रोडक्ट बना दिया गया और फिर ना वो यूनिक हो ना उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी, कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फिर उसको यूनिक बनाने का कोई फायदा नहीं, स्पेशल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा. A distinctive logo has been developed to popularize and establish one district one product in national and international markets. तो एक लोगो भी बनाया गया है ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स में पॉपुलराइज किया जा सके. Financing for units to be set up under the scheme is arranged through the center and state government run schemes such as Mudra scheme. फाइनेंशियल फॉर यूनिट्स टू बी सेटअप अंडर द स्कीम. इस स्कीम के अंदर जो भी यूनिट्स को सेटअप किया गया उसको फाइनेंस कौन करेगा? सेंटर और स्टेट की जो स्कीम चलती है जैसे कि मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, ओके, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एंड विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना. ऐसी स्कीम्स जो हैं सेंटर की या स्टेट की, इनके थ्रू जो इस स्कीम के अंडर यूनिट्स बनेंगे उनको फाइनेंस किया जाएगा. इसमें क्या क्या, एक लोगो भी बनाया गया है, ठीक है. आगे देखें तो टू establish one district one product as a brand, participation in national and international levels exhibitions and fairs is being ensured through the Uttar Pradesh Export Promotion Bureau. तो इसको नेशनल या इंटरनेशनल एग्जीबिशन में लाइक ब्रांड बनाने के लिए एग्जीबिशन और फेयर ऑर्गेनाइज की जाएंगी. इज बीइंग इंश्योर्ड थ्रू यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एंड यूपी ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी. और ये सब कौन करेगा? यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, यूपी ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करेगा. फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्कीम. तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत. Implementation of the scheme. The scheme is being implemented by micro, small and medium enterprises and export promotion department, and for this an ODOP cell has been set up separately in Export Bhavan Lucknow. तो इसका implementation किसने किया है? MSME ने and एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट ने. और इसका जो ODOP सेल बनाया गया है वो एक्सपोर्ट भवन लखनऊ में बनाया गया है. implemented by
MSME and export promotion डिपार्टमेंट एंड ODOP सेल के लिए ODOP सेल सेटअप सेपरेटली इन एक्सपोर्ट भवन लखनऊ, या फिर ODOP cell in Export Bhavan, Lucknow. This cell is functioning under the guidance of Additional Commissioner, Export Promotion Bureau, and under the control of Principal Secretary, MSME and Export Promotion, Export Commissioner. तो ये जो सेल है ये फंक्शन कर रहा है एडिशनल कमिश्नर के गाइडेंस में. मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम इज डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर किया जाता है मंथली बेसिस पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की चेयरमैनशिप में. एट द स्टेट लेवल एवरी 2 months अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर महीने इसको मॉनिटर किया जाता है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और स्टेट लेवल पे हर 2 महीने में इसको मॉनिटर किया जाता है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, एंड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब कि 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर. तो 3 लेवल पे इसका मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मतलब मंथली, 2 monthly एंड क्वार्टरली. तो 3 लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है. For monitoring of the scheme, nodal officers have been made at district level, Deputy Commissioner, Industries and Enterprise Promotion Centers. तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए नोडल ऑफिसर्स को बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, अ वेब पोर्टल एंड हेल्पलाइन हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड एट वन प्लेस. एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, एक हेल्पलाइन भी बनाई गई है. वेब पोर्टल एंड हेल्पलाइन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. All information related to details of the schemes being run, solutions to producers queries, advice, production techniques, training and marketing etc. मतलब ये सारी information यहाँ पे मिल जाएगी. Along with this, a network of top technical research and development and technical education institution at national and international level is being developed and linked with this portal. इसके साथ साथ क्या किया गया, हेल्पलाइन और पोर्टल के साथ में, हेल्पलाइन और वेब पोर्टल के साथ में एक नेटवर्क बनाया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एंड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, और इसको इस पोर्टल से लिंक किया गया सो दैट बेनिफिट्स ऑफ न्यू इन्वेंशंस इज कंसर्न्ड इन द कंसर्न फील्ड कैन बी प्रैक्टिकली डिलीवर्ड टू प्रोड्यूसर. जो भी कुछ इन्वेंशन किया जाएगा किसी चीज को किसी चीज को इन्वेंट किया जाएगा न्यू, या फिर किसी चीज को और मॉडिफाई किया जाएगा, तो वो प्रोड्यूसर्स को भी पता हो और प्रैक्टिकली डिलीवर्ड, मतलब कि उन्हें भी इसका फायदा बताया जाए. फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, बजटरी असिस्टेंस इज मेड अवेलेबल टू द ODOP सेल थ्रू एक्सपोर्ट कमिश्नर. तो बजटरी असिस्टेंस कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट कमिश्नर से. द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2025 दैट 2025 अप्रैल में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अनाउंस किया टू हेल्प आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स वर्किंग अंडर द ODOP प्रोग्राम टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑन अ लार्जर स्केल. तो अप्रैल 2025 में ये अनाउंस हुआ कि आर्टिसंस को और ट्रेडर्स को हेल्प करेगी गवर्नमेंट, जो कि ODOP प्रोग्राम के अंडर काम कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस बड़ा बनाया जा सके. न्यू ODOP पॉलिसी 2.0 विल बी ब्रॉट सून, और ये नई ODOP पॉलिसी 2.0 जल्द ही आएगी इसके लिए, टू हेल्प द आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑन अ लार्जर स्केल. ठीक है, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स अंडर ODOP स्कीम ये देख लेते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोडक्ट हैं इस स्कीम के अंडर वो देख लेते हैं. अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक एंड रेडीमेड गारमेंट्स, मेटल एंड वुड हैंडीक्राफ्ट. तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से किसको रिकॉग्निशन दिया गया है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक एंड रेडीमेड गारमेंट्स और मेटल और वुड हैंडीक्राफ्ट. तो हम उन चीजों को एक साथ कर सकते हैं जिनमें जो एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट के सेम प्रोडक्ट्स रहे हो. वेट, ठीक है, पूरा कर. अमेठी मूंज प्रोडक्ट्स, अलीगढ़ हार्डवेयर एंड लॉक्स,
मेटल हैंडीक्राफ्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैग्स किए हैं हमने। आई थिंक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो अभी तक नहीं किया है, पर ये आ चुके हैं, लाइक अमेठी मूंज प्रोडक्ट्स, अलीगढ़ का लॉक्सन हार्डवेयर, अंबेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बस्ती वुडक्राफ्ट एंड विनेगर प्रोडक्ट्स, बहराइच व्हीट स्ट्रॉ handicraft products and food processing, Bagpat home furnishing items, agricultural machinery and related equipments, बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो बाराबंकी और अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सेम हो गया। आजमगढ़ ब्लैक क्ले आर्टिफैक्ट्स, आगरा लेदर स्टोन एंड मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स, पेठा इंडस्ट्री ऑल टाइप्स ऑफ फुटवेयर, इटावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर आ गया, एंड टेलरिंग एज वेल एज टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी, इटावा को भी कर लेते हैं इसमें। प्रयागराज मूंज प्रोडक्ट्स, अभी मूंज प्रोडक्ट्स इसमें आया था अमेठी में, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। आप चाहें तो एक जगह पे इसको लिख भी सकते हैं, मूंज प्रोडक्ट्स। उन्नाव जरी जरदोजी लेदर प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट इसमें किसमें आएगा, कानपुर उन्नाव आगरा, आई थिंक कानपुर में आना चाहिए, हाँ कानपुर नगर में लेदर प्रोडक्ट्स आ गया। ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत जगह लेदर आ गया। ईटा घुंघरू बेल एंड ब्रास प्रोडक्ट्स, चिकोरी प्रोडक्ट्स, औरैया मिल्क प्रोसेसिंग, देसी घी, कन्नौज परफ्यूम ये तो पता होगा, कानपुर देहात एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट्स, कासगंज जरी जरदोजी, कुशीनगर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम बनाना फाइबर एंड बनाना प्रोडक्ट्स, इसको जरूर कर लेते हैं कुशीनगर। कुशीनगर का क्या किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर रिकॉग्निशन मिला है, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम बनाना फाइबर एंड बनाना प्रोडक्ट्स। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग, ये भी बनाना। गाजियाबाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स मेटल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल गारमेंट्स। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर टेराकोटा एंड रेडीमेड गारमेंट्स, गोंडा फूड प्रोसेसिंग पल्सेस, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, चित्रकूट वुडन टॉयज, चंदौली जरी जरदोजी एंड काला नमक राइस। इसको एक बार कर लीजिएगा, काला नमक राइस, काला नमक राइस चंदौली। जलायू हैंडमेड पेपर क्राफ्ट, जौनपुर दरी, झांसी सॉफ्ट टॉयज, देवरिया डेकोरेटिव आइटम्स एंड एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, पीलीभीत फ्लूट एंड वुडन प्रोडक्ट्स, प्रतापगढ़ फूड प्रोसेसिंग, आंवला फूड प्रोसेसिंग, ओके, फतेहपुर बेडशीट्स एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फरुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड जरी जरदोजी, फिरोजाबाद ग्लास प्रोडक्ट्स आ चुका है ना फिरोजाबाद, अयोध्या गुड़, बदायूं जरी जरदोजी, बरेली जरी जरदोजी बैम्बू प्रोडक्ट्स, सोनरी इंडस्ट्री वुडन प्रोडक्ट्स, बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग पल्सेस, बल्लिया बिंदी टिकुली प्रोडक्ट्स एंड सत्तू प्रोडक्ट्स। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, अयोध्या जैगरी गुड़, अच्छा जिसमें जिसमें एट द रेट लगा है ना, ये न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि ये हो गया ना फूड प्रोसेसिंग, ये वाला फूड प्रोसेसिंग, ओके मुझे लगा कुछ एरर है। ये टेक्सटाइल गारमेंट गाजियाबाद में, शिकोरी प्रोडक्ट्स ईटा के ऐड हुए हैं, बिजनौर वुड क्राफ्ट ब्रशेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये भी 2025 में ऐड हुआ है, बांडा शजर स्टोन क्राफ्ट बुलंदशहर सेरामिक प्रोडक्ट्स, मऊ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मऊ को भी टेक्सटाइल में कर लेते हैं।
मथुरा सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट, सैनिटरी फिटिंग्स, ठाकुर जीज अटायर, श्रृंगार आइडल्स एंड कंठी माला प्रोडक्ट्स। तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि मथुरा से होगा। महाराजगंज फर्नीचर, महोबा, गौरा स्टोन क्राफ्ट, मिर्जापुर के कारपेट्स, मुजफ्फरनगर जैगरी, हमने अभी जैगरी को किया ना, जैगरी अयोध्या ग्रीन कलर। मुरादाबाद मेटल ब्रास क्राफ्ट, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। मैनपुरी का तरकशी आर्ट, ये भी देखा हुआ है। रामपुर एप्लिक वर्क विद पैच वर्क, जरी पैच वर्क एंड मेंथा। रायबरेली वुडवर्क, लखनऊ चिकनकारी, लखीमपुर खीरी फूड प्रोसेसिंग पल्सेस, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी एंड फूड प्रोसेसिंग, स्कूल ड्रेस रेडीमेड गारमेंट्स होजरी, वाराणसी के लिए बनारस सिल्क साड़ी, शामली आयरन क्राफ्ट, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट। आई थिंक जरी जरदोजी यहाँ पे बहुत बार आ चुका है, तो जरी जरदोजी को एक बार कर लीजिएगा। संबल हैंडीक्राफ्ट, हॉर्न एंड बोन प्रोडक्ट्स, सहारनपुर वुड कार्विंग, जिसमें हौजरी प्रोडक्ट 20 बार ऐड हुआ है। सिद्धार्थनगर काला नमक राइस, काला नमक राइस करना है, काला नमक राइस। अभी कहा था चंदौली में। सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मूंज प्रोडक्ट, मूंज आ गया 3 बार, देखो मैंने कुछ किया मूंज को, हाँ ब्लू। सोनभद्र कारपेट, संत रविनगर ब्रासवेयर, भदोई कारपेट्स, हमीरपुर जूती मेटल प्रोडक्ट्स, हरदोई हैंडलूम हाथरस, एसफोलिडा हापुड़ होम फर्निशिंग आइटम्स। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के दिए हुए हैं नेम्स। इसी तरीके से कैटेगराइज कर लीजिएगा जो भी सेम दिख रहे हैं। लाइक मुझे तो कॉपर और ब्रास का ज्यादा दिखा, और कुछ कुछ तो लर्न हो गए होंगे, पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसी से। बाकी ये तरकशी स्पोर्ट्स गुड्स देखा हुआ है हमने पहले भी। जरी जरदोजी इसमें बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारा ये मैप बचता है इंडस्ट्रीज में, उसके बाद आएंगे मिनरल रिसोर्सेज पे। मैप में दिया हुआ है मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूपी, देख लेते हैं इनको भी एक बार। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरठ में आई थिंक ये भी हमने पढ़े हुए। गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, बुलंदशहर सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर खुर्जा, मथुरा सेंट्रल रिसर्च ऑन गोड्स पढ़ा हुआ है। आगरा साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, नेशनल जलमा JALMA इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज, ये भी पढ़ा हुआ है। कानपुर नगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये भी देखा है। झांसी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, महोबा बीटल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, बरेली इंडियन वेटनरी, इज्जतनगर एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, लखनऊ शुगर केन टॉक्सिकोलॉजी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI बीरबल साहनी एंड हॉर्टिकल्चर, इन सबसे रिलेटेड। अर्लियर इसको पहले क्या था नाम इसका, मैंगो रिसर्च स्टेशन। रायबरेली निफ्ट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अमेठी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, वाराणसी इंडियन हैंडलूम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, चौकाघाट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वेजिटेबल रिसर्च, साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। फिर भदोई कारपेट टेक्नोलॉजी, प्रयागराज
सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब हमने देखे हुए हैं, पर आपको अगर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो इस मैप को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक ये सब भी आए थे क्या, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर, इसके साथ में लेदर, सेंट्रल टेक्सटाइल लखनऊ का, फिश एंड जेनेटिक सेंसिंग एप्लीकेशन लेबोरेटरी, कल्चरल प्रॉपर्टी का, और आरडीएसओ आया था, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हापुड़ ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, गाजियाबाद नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ग्रेटर नोएडा का वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा। आई थिंक ये सब हमने किया हुआ है, बट इफ यू वांट टू डू इट लाइक डिस्ट्रिक्ट वाइज यू कैन कंसीडर दिस मैप। उसमें ऐसा लाइन से नहीं दिया होगा शायद, जैसे सहारनपुर है तो कहीं पे भी दे दिया, तो यहाँ पर से आप याद रख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग। थोड़ा मैप से याद रहता है कि हाँ यहाँ कुछ देखा था, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो सहारनपुर है। एलिमिनेशन में वर्क करेगा ये अगर आपने मैप से पढ़ा हुआ है। ओके, सो हमने अभी क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो देख लेते हैं। So we have done geographical location हो गया, climate, soil, rivers, forest, natural vegetation, wildlife, agriculture, irrigation, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ तक हमने कर लिया है। आई थिंक इन 1 or 2 more पार्ट्स वी विल कवर जोग्राफी ऑफ यूपी। उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे यूपी की हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी और बाकी सब। तो वी हैव डन आई थिंक 120 पेजेस अप्रॉक्स आउट ऑफ 200, 80 पेजेस बचे हैं। इसको भी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।